नमस्कार साथियों, मैं शिवा ठाकुर। आप सभी का सेवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो ये जियोग्राफी की 5वीं क्लास है। तो हमने 4 क्लासों में जो भी पढ़ा है उसको हमने जियोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है 2023 करके। तो उसे जाकर आप देख सकते हो, पिछली 4 क्लास है। यदि जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने सभी मित्र साथियों, फैमिली मेम्बर रहते हैं और जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनके साथ शेयर कर दें। तो कल दोस्तों हमने एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम था भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है, ये भी हमने जाना। तो कल हमने क्या क्या जाना? तो कल हमने जाना कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी, कि कितने भागों में बांटा गया। तो ये 6 भाग हमने आपको बताए थे, इन्हीं 6 भागों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 6 भाग में क्या क्या था? उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, भारत के द्वीप समूह, ये 6 भाग हमें पढ़ना है और लगभग 6 क्लास हमें लगेगी इसको कंप्लीट करने में। तो कल हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी और हम पढ़ रहे थे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे हिमालय। तो हिमालय के बारे में हमने जाना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसकी स्थिति, हिमालय के बारे में सब कुछ जाना। अब हमें क्या पढ़ना था? हिमालय का विभाजन। तो हमने हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से किया। पहला कौन सा किया? पहला हमने किया भू आकृतिक आधार पर और दूसरा प्रादेशिक आधार पर। 2 आधारों से हमने हिमालय के विभाजन को समझा। कौन सा? प्रादेशिक, और दूसरा कौन सा था? भू आकृतिक। तो भू आकृतिक हमने शुरू कर दिया था और भू आकृतिक में सबसे पहले हमने शुरू किया था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये भू आकृतिक हिमालय के भाग हैं। और जो प्रादेशिक हिमालय है इसके अंतर्गत हम कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय पढ़ते हैं। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम क्विक रिवीजन करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा कि यह हिमालय का सबसे पुराना भाग है। क्या है? यह हिमालय का आज थोड़ी दोस्तों क्लास स्लो रहेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा क्या करिए, 1.75 में क्लास देख सकते हो। सबसे पुराना भाग है। और जो इसका निर्माण है दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है, इसका निर्माण 8 करोड़ वर्ष पहले किया गया था। किया गया नहीं था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो सबसे पहला भाग बना यूरेशियन प्लेट के ऊपर, वो ट्रांस हिमालय बना, ठीक है। तो 8 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये भी हमने जाना। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या हैं। अन्य नाम कौन से थे? तो इसे हम तिब्बती हिमालय बोलते थे। कौन सी? तिब्बती हिमालय बोलते थे। और हम तैथिस हिमालय बोलते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि तैथिस हिमालय इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में तैथिस सागर था। और जब अफ्रीका से अलग होकर इंडियन प्लेट तैथिस भू सन्निधि की ओर आगे बढ़ रही थी, अर्थात जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी तो इसके मध्य तैथिस सागर था और यहाँ पर बहुत सारा अवसाद था। और जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो संपीड़नात्मक बल लगा, इन दोनों के मध्य एक फोर्स लगा जिसे हम संपीड़नात्मक बल कहते हैं। और इन दोनों में बलन की क्रिया हुई और जो अवसाद थे वो जमीन से बलन की क्रिया द्वारा ऊपर की ओर उठ गए।
जिससे हिमालय का निर्माण हुआ और इसी कारण हम हिमालय को बलित पर्वत बोलते हैं। तो ये रीजन है कि जो 33 भूषण नीति थी उसके जो अवसाद थे ऊपर की ओर उठने लगे, तो जो 33 भूषण नीति थी वही अवसादों के रूप में हिमालय बन गया, इसलिए इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है। और जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ और 33 भूषण नीति के अवसादों से, इस कारण ट्रांस हिमालय को 33 हिमालय भी कहा जाता है। ये बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने क्या जाना, इसके अलावा हमने जाना कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, तो जो बृहद हिमालय है और जो ट्रांस हिमालय है इसके मध्य में क्या है, इंडस सांगपो सचर जोन ISCZ, ये सचर जोन है जो बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने बताया कि सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो ट्रांस हिमालय से होकर गुजरती हैं, लेकिन इनका उद्गम बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय में होता है, लेकिन ये नदियां ट्रांस हिमालय से होकर गुजरती हैं। ये बातें हमने डिस्कस की। तो आज हमें ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ या कहें प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करनी है। तो इसकी 4 पर्वत श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी थी तो देख लेते हैं हम इनको चारों को। पहले हम नाम से रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहली श्रेणी कौन सी थी, काराकोरम श्रेणी। कौन सी, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद हमें क्या पढ़नी है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। फिर हमें कैलाश श्रेणी और फिर हमें जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 4 श्रेणियाँ यदि हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए हम एक मैप के सहारे ऐसे समझ लेते हैं और एक मैप के सहारे हम इन 4 श्रेणियों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप के सहारे यदि हम समझे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। मैं एक मैप बनाता हूँ जिसके माध्यम से आप 4 श्रेणियाँ पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ये हिमालय पर्वत में काराकोरम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। तो इसका हम नाम भी लिखते जाएंगे, काराकोरम। तो ये हमारी काराकोरम श्रेणी हो गई। और इसके दक्षिण में तो जो काराकोरम श्रेणी है इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी को हम दूसरे पेन से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो ये लद्दाख श्रेणी हो गई हमारी। अब इसके पूर्व में, किसके पूर्व में, लद्दाख के पूर्व में, लद्दाख के पूर्व में कौन सी श्रेणी है, तो लद्दाख के पूर्व में दोस्तों हमें कैलाश श्रेणी देखने को मिलती है। कौन सी श्रेणी मिलती है देखने के लिए, हमें कैलाश श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसके पूर्व में कैलाश श्रेणी। और जो लद्दाख है, लद्दाख के दक्षिण में, अब जो लद्दाख है तो लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी, तो लद्दाख के दक्षिण में दोस्तों जास्कर श्रेणी है। और जास्कर श्रेणी समानांतर क्रम में फैली हुई है, मतलब कि एक समान, कुछ एक सरल रेखा कह सकते हैं। तो एक सरल रेखा में जास्कर श्रेणी फैली हुई है। ये चारों की स्थिति हमने अच्छे से जान ली। जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी सब लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है और काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख के पूर्व में कैलाश श्रेणी स्थित है तथा लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी समानांतर क्रम में विस्तृत है। तो ये सब बातें हमने जान ली, तो इनकी स्थिति तो हमने जान ली। अब हमें क्या बात करनी है कि इनके अन्य नाम क्या है। तो जो काराकोरम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़। ये बातें हम नोट्स में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब बातें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पर कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और यहीं पर क्या है, यहीं पर
भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। तो कुछ इस प्रकार से हम मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी परेशानी जाएगी लेकिन ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है और जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ये बातें आपको काराकोरम श्रेणी के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल भी है दोस्तों। कौन सा है? इंदिरा कौल। तो ये भी कहाँ पर अवस्थित है? काराकोरम श्रेणी के अंदर अवस्थित है। अब हमें बात करनी है लद्दाख श्रेणी। तो जो माउंट रोकापोसी है, कौन सी? माउंट रोकापासी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों, माउंट राकापोसी, कौन सी? राकापोसी। तो जो राकापोसी है ये लद्दाख की सबसे ऊंची तथा विश्व की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी है। कौन सी है? लद्दाख की सबसे ऊंची तथा विश्व की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी है। सबसे ऊंची खड़ी ढलान वाली चोटी है, ठीक है, जो राकापोसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स में लिख देते हैं कि लद्दाख राकापोसी माउंट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित बुंजी या सिंधु गौज, जो भारत का सबसे गहरा गार्ज है, ये कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर हमें बुंजी गौज देखने को मिलता है। कौन सा गौज? बुंजी गौज। और बुंजी गौज ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है जो सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। ये क्या करता है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी में एक और चीज़ है, द्रास। द्रास तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, द्रास। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थान। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों हमें लद्दाख श्रेणी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी में देखने को मिलता है, द्रास। तो द्रास भी आपको ध्यान रखना है। तो जो द्रास है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है और यह लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। अक्साई चीन तथा लद्दाख का पठार ये भी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इतना सब हमें लद्दाख श्रेणी के बारे में ध्यान रखना है। अब हमें बात करनी है दोस्तों कैलाश श्रेणी की। तो कैलाश श्रेणी ये धार्मिक महत्व की श्रेणी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि माउंट कैलाश, तो एक माउंट कैलाश नाम की चोटी है जो धार्मिक महत्व का स्थान रखती है। कहाँ पर? कैलाश श्रेणी में, ठीक है। तो कैलाश श्रेणी में क्या ध्यान रखना है? माउंट कैलाश। तो यह धार्मिक महत्व की श्रेणी है जो हिंदू धर्म के लिए महत्व रखती है। जो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है वो कहाँ से निकलती है? वो कैलाश श्रेणी से निकलती है। सिंधु, सतलुज और कौन सी? ब्रह्मपुत्र उद्गम। तो ये भी कहाँ से उद्गम होता है? कैलाश श्रेणी से होता है। अब हमें क्या बात करनी है? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में समानांतर रूप में फैली हुई है। और सिंधु घाटी जो लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है। सिंधु घाटी कहाँ पर है? लद्दाख और जास्कर के मध्य। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख में पुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे बड़ा गार्ज है, ठीक है। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य में सिंधु नदी है वो एक सिंधु घाटी का निर्माण करती है जो इनके मध्य स्थित है। और जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है इसकी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये सर्वोच्च। तो इतनी बातें हमें काराकोरम, लद्दाख,
कैलाश और जास्कर श्रेणी के बारे में ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। तो हमारा ट्रांस हिमालय कवर हुआ दोस्तों। अब हम इसको पीपीटी में देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी, तो मैंने आपको बताया था कि यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अन्य नाम इसका कृष्णगिरी है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटी गॉडविन ऑस्टेन, ये कहाँ पर है, ये यहीं पर स्थित है, 8611 ट्रांस हिमालय में स्थित है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन 76 किलोमीटर, ये भी यहीं पर है। फिर लद्दाख श्रेणी लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची तथा विश्व की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी है। द्रास, मैंने द्रास के बारे में बताया, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित बुंजी या सिंधु गार्ज, भारत का सबसे गहरा गार्ज। अक्साई चीन तथा लद्दाख का पठार भी यही है। अब इसके बाद हमने कैलाश श्रेणी के बारे में डिस्कस किया कि लद्दाख श्रेणी के पूर्व में स्थित धार्मिक महत्व की पर्वत श्रेणी माउंट कैलाश, ये भी सर्वोच्च चोटी है कैलाश श्रेणी की जो हिंदू धर्म के लिए एक धार्मिक महत्व का स्थान है। सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में समानांतर रूप में विस्तृत, ठीक है। सिंधु घाटी लद्दाख श्रेणी व जास्कर के मध्य विस्तृत। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत, तो ये बातें हमने डिस्कस की। तो अब हमें बात करनी है बृहद या महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को कवर करने के बाद हम बात करेंगे बृहद हिमालय की। तो 1 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। तो 1 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फिर। चलिए तो हम बृहद हिमालय की बात करते हैं जिसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हिमालय है, ठीक है। तो बृहद हिमालय की बात करते हैं तो इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि स्थिति कहाँ पर है, स्थिति क्या होगी इसकी। तो जो इसकी स्थिति है, स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसकी स्थिति है वो सिंधु नदी के गार्ज नागा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक चापाकार रूप में विस्तृत। ये जो बृहद हिमालय है ये बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। तो एक मैप के सहारे हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये चार जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है किस तरीके से फैले हुए हैं। तो ये मैप है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों ट्रांस हिमालय है, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत बड़ा भाग ये बृहद है, ठीक है। तो जो बृहद हिमालय है तो यहाँ सिंधु नदी, ठीक है, कहाँ से, सिंधु नदी, सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपना मोड़ कहाँ बनाती है, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी अपना मोड़ बनाती है। तो वहाँ तक क्या है, बृहद हिमालय का विस्तार है। इसके नीचे हमें लघु हिमालय देखने को मिलता है और सबसे नीचे शिवालिक मिलता है। जो शिवालिक हिमालय है ये एक नवीन हिमालय है जिसका निर्माण अभी अभी शुरू हुआ है कुछ ही करोड़ वर्ष पहले। तो ये 4 हिमालय हैं। तो 4 हिमालय की यदि हम सन देखें कि कब किसका निर्माण हुआ तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है ये लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले बना। कितने वर्ष पहले, 8 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। और जो बृहद हिमालय है ये 6 से 4 करोड़ वर्ष पहले, कितने करोड़ वर्ष पहले, 6 से 4 करोड़ वर्ष पहले बृहद हिमालय का निर्माण मिलता है। और जो लघु हिमालय है ये 2.5 करोड़ वर्ष पहले बना। कब बना, 2.5 करोड़ वर्ष पहले। और जो शिवालिक हिमालय है ये 1.5 करोड़ वर्ष पहले बना। ये 4 हिमालय का इस तरीके से निर्माण हुआ। अब जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो आप देख सकते हो मैप में
इस यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा और थोड़ा और नीचे जाने पर यहाँ पर आपको कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय के मध्य में क्या देखने को मिलता है, भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती है। और बृहद हिमालय से ही भारत की बारहमासी नदियों का उद्गम देखने को मिलता है। और बृहद हिमालय में ही विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसे हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय। इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय। कौन सा हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं इसको हम मुख्य हिमालय भी बोलते हैं। और एक नाम और मिलता है बर्फीला हिमालय, क्योंकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर बर्फ और हिम की बरसात होती है, इसलिए इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हमें बात करनी है इसकी लेंथ की, तो इसकी लंबाई कितनी है, इस हिमालय की लंबाई कितनी है। तो हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो इस हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई दोस्तों इसकी 150 से लेकर 25 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी मिलती है, 150 से लेकर 25 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। कितनी, 6000 मीटर। तो 6000 मीटर बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ हिमनद पाए जाते हैं जिनसे बारहमासी नदियों का उद्गम होता है। तो उन हिमनद के बारे में हमें चर्चा करना है। अब जो गंगोत्री हिमनद है, कौन सा, पहला कौन सा हिमनद मिलता है, गंगोत्री हिमनद। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है, जो एक बारहमासी नदी है। ठीक है, तो गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पर एक और हिमनद मिलता है, जैमू हिमनद। तो जैमू हिमनद से एक और बारहमासी नदी तीस्ता नदी का उद्गम होता है, तीस्ता। तो जैमू हिमनद कहाँ पर है, तो जैमू हिमनद हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। और जो गंगोत्री हिमनद है ये कहाँ पर हमें मिलता है, ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यमुनोत्री हिमनद, ये भी आपने सुना होगा। यमुनोत्री से तो सीधा समझ में आता है कि यमुना नदी निकलती है। और जो यमुनोत्री हिमनद है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इन बारहमासी नदियों के नाम ध्यान रखने हैं और इन हिमनद के नाम रखने हैं। हिमनद को हम इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी, गंगा नदी निकलती है। जम्मू ग्लेशियर से तीस्ता नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें क्या बात करनी है, इसके अलावा हमें देखना है कि यहाँ पर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर हमें नाथुला दर्रा देखने को मिलता है। नाथुला दर्रा से क्या होता है, नाथुला दर्रे से भारत व तिब्बत का रास्ता जोड़ता है। यह नाथुला दर्रा भारत व तिब्बत का रास्ता जोड़ता है। कौन सा रास्ता जोड़ता है, भारत व तिब्बत का। तो भारत और तिब्बत का रास्ता जोड़ने से क्या होगा, तो भारत और तिब्बत का ये रास्ता जोड़ता है। तो क्या होता है, तो नाथुला दर्रे की सहायता से हम मानसरोवर झील व कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। कौन सी, कैलाश पर्वत। तो जो कैलाश पर्वत है, मैंने आपको बताया था कि धार्मिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कैलाश पर्वत जो भी लोग जाते हैं वो नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं। और यहाँ पर एक और दर्रा देखने को मिलता है, जोजिला दर्रा। तो ये जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये श्रीनगर और लेह के मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, जोजिला, ये श्रीनगर व लेह के मार्ग को जोड़ता है। ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जो नाथुला दर्रा है
वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या डिस्कस करना है दोस्तों? अब यहाँ पर कुछ जैव विविधता केंद्र भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जैव विविधता केंद्र? तो 2 जैव विविधता केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर हमें नंदा देवी देखने को मिलता है। कौन सा? नंदा देवी व कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो ये 2 जैव विविधता केंद्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। धार्मिक स्थल भी हैं। तो कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं? एक तो केदारनाथ है, केदारनाथ, और दूसरा हमें बद्रीनाथ देखने को मिलता है, बद्रीनाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कि महान हिमालय का वर्णन कीजिए, या 11 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि महान हिमालय का वर्णन कीजिए। तो ये सभी तथ्य आपको वहाँ पर जाकर लिखना है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब हमें माउंट एवरेस्ट की बात करना है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसे सागर माथा भी, इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? सागर माथा। कहाँ पर कहा जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में से सागर माथा कहा जाता है। इसके अलावा यहीं पर कौन सी चोटी है? माउंट मकालू। तो माउंट मकालू भी आपने सुनी होगी, जो माउंट एवरेस्ट के पास में ही स्थित है। कंचनजंगा बताया था मैंने अभी आपको कि भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कौन सी है? कंचनजंगा। तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,586 मीटर। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा मिलता है, नामचा बरवा। तो ये नामचा पर्वत आपको पर्वत देखने के लिए मिल जाता है। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने महान हिमालय के बारे में सब कुछ जान लिया है। कुछ दर्रे हैं दोस्तों जो आपको पेपर की दृष्टि से पढ़ना है, तो इसको हम हिमालय कंप्लीट करने के बाद पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमने महान हिमालय या कहें बृहद हिमालय कवर किया। अब हमें बात करनी है लघु हिमालय। चलिए तो दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी कवर कर लेते हैं। तो लघु हिमालय, तो लघु हिमालय इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो लघु हिमालय की स्थिति महान व शिवालिक हिमालय के मध्य है। कहाँ पर? महान व शिवालिक हिमालय के मध्य। इसकी जो स्थिति है दोस्तों कहाँ पर है? महान व शिवालिक के मध्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बृहद हिमालय में एक टॉपिक बताना भूल गए थे, अब इसको यहीं पे बता देते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सचा जोन। ठीक है, इंडो सांगपो सचा जोन। लेकिन बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, ठीक है, लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो जो बृहद हिमालय से लघु हिमालय अलग होता है तो वो किस तरीके से होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय किस तरीके से अलग होता है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो लघु हिमालय बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है और शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हमें
लघु हिमालय की लंबाई चौड़ाई के बारे में डिस्कस करना है। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 1100 किलोमीटर में है। तो जो लघु हिमालय है ये 1100 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, बताइए दोस्तों। 80 से 100 किलोमीटर। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई यहाँ पर पूछी जाती है। तो ऊंचाई आपको डिस्कस करनी है 3500 से 4500 मीटर, या हम कह सकते हैं 4000 मीटर, लगभग 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन से हिल स्टेशन है? तो यहाँ पर शिमला, मसूरी, मनीला, तो ये क्या है? हिल स्टेशन। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन मैंने आपको बता दी, शिमला, मसूरी और मनीला। और घास के मैदान भी हैं। तो घास के मैदान कौन से हैं? घास के मैदान आपको कश्मीर में कौन से मिलते हैं? कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में कौन से मिलते हैं? उत्तराखंड में बुग्याल, और कौन सा मिलता है? प्यार। तो ये दो, तो कश्मीर में मिलते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में मिलते हैं बुग्याल और प्यार। तो ये घास के मैदान भी हमने जान लिए। अब हमें बात करना है दोस्तों, क्या करना है बात हमें, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बात करना है दोस्तों कुछ घाटियाँ। तो जैसे हम बात करते हैं कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है दोस्तों? कश्मीर घाटी महान हिमालय, कहाँ पर? महान हिमालय, एक है बृहद हिमालय व पीर पंजाल के श्रेणी के मध्य। तो ये बात हमें ध्यान करनी है। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। काठमांडू घाटी, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि काठमांडू घाटी कहाँ पर है? काठमांडू घाटी, तो काठमांडू घाटी कहाँ पर है दोस्तों, बताइए दोस्तों, काठमांडू घाटी कहाँ पे है? काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की है। तो नेपाल में ही होगा। और ये महाभारत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? महाभारत श्रेणी में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो कुल्लू घाटी कहाँ पर है? कुल्लू घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कांगड़ा घाटी, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये 4 घाटियाँ आपको ध्यान में रखनी है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमने लघु हिमालय को भी क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। छोटा सा हिमालय था, इसी तरीके से शिवालिक हिमालय भी छोटा सा हिमालय है। शिवालिक हिमालय के बारे में क्या डिस्कस करना है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी कितनी है? 1500 से 2000 किलोमीटर। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कम होती जाती है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है तथा उसका ढाल भी बढ़ता है। लेकिन उत्तर से दक्षिण जाने पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई में कमी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 मीटर ही बचती है। और जिसकी चौड़ाई है कितनी है? चौड़ाई में भी अंतर आ जाता है कि 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बचती है। तो शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है शिवालिक हिमालय को।
बस इतना ही पढ़ना था हमें। और हमें एक तो घाटियाँ पढ़ना है, तो घाटियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर जानते हैं लघु व शिवालिक के मध्य की घाटियाँ। शिवालिक के मध्य की घाटियाँ, तो कौन सी हमें घाटियाँ देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर हमें दून और द्वार देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी भाग में क्या है? पश्चिमी भाग में दोस्तों हमें दून मिलता है, तो देहरादून आपने सुना ही होगा, देहरादून। और पूर्वी भाग में द्वार, पूर्वी भाग में क्या? द्वार। तो क्या मिलेगा? हरिद्वार। तो ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। तो इतना सब हमें शिवालिक हिमालय के बारे में ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने हिमालय का एक भाग कंप्लीट कर लिया। जो हिमालय का विभाजन था, हिमालय के विभाजन में हमने क्या कंप्लीट कर लिया दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या कंप्लीट कर लिया हमने? जल्दी से बताइए। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, हिमालय के विभाजन में हमने भू आकृतिक विभाजन जो उत्तर से दक्षिण की ओर था उसको कंप्लीट कर लिया। और शायद आपको भी समझ आ गया होगा। हमने इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के बारे में जाना, फिर हमने बृहद, फिर लघु और सबसे अंत में हमने शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा। जो कल का सेशन होगा, कल के सेशन में हम प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने मित्र एवं साथियों के साथ, अपने रिलेशनशिप में हैं उनके साथ क्या करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इसकी PDF आज आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी डाल देता हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके क्या करें, कुछ भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।